अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज 10वीं जमात के बच्चों के जो है वो 3 असबाक हमने जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह से। आज हम जो है बच्चों आपके लिए जो है वो चौथा सबक लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे हमारी फ़हरिस्त है, इसमें हमारे जो है वो 3 असबाक हो चुके हैं। यहाँ पे असबाक की फ़हरिस्त में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो है वो 3 सबक हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 3 सबक हमारे हो चुके हैं। तो आज जो है हम हमारा चौथा सबक सियाह रोशनी जो कि सफ़रनामा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो है वो मुसन्निफ़ा है परवीन शेर। तो बच्चों, ये हमारा जो है वो चौथा जो सफ़रनामा है सबक है सियाह रोशनी, जिनकी जो मुसन्निफ़ा जो है वो परवीन शेर हैं। तो पहली बात यानी इसमें क्या बताया गया है, सफ़र को वसीले ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तह व कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो वह मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन के फ़र्क को देखकर उसकी फ़िक्र और नज़र में कुशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और उसके तजुर्बात और मुशाहिदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यानी सफ़रनामे पढ़कर हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम भी जो है उनके साथ ही सफ़र कर रहे हैं। ये कब सही महसूस होगा, जब लिखने वाले का अंदाज़ इस कदर तर हो कि हमें लगे हम भी उन्हीं के साथ जो है वो चल रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे इसमें जान पहचान में क्या दिया हुआ है। आगे हमको बताया गया है कि परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। इसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली और फ़िलहाल वहीं मुकीम हैं और कनाडा में रहती हैं वो। शायरी के अलावा परवीन शेख ने मुसव्वरी में भी खूब नाम कमाए हैं। उन्हें इस फ़न में बैनुल-अक़वामी सतह की कई इनामात मिल चुके हैं। उन्हें मौसीकी और सियाहत से भी ख़ासा लगाव रहा है। उनका सफ़रनामा चंद सीपियाँ समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुआ है। करचियाँ निहाले दिल पर सहाब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा इनके शौरी मजमूए हैं, उनके शायरी के मजमूए हैं। अब देखते हैं हम जो हमारा सबक जो है पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। हम देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता की रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़िज़ाओं में परवाज़ करने लगा और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सेट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब ख़ुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहान था। ये खलाओं का जहान था, पुरस्रार खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तुफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह जो है वो पढ़ते पढ़ते ही हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे तैयारा यानी कि हवाई जहाज़, तैयारा का मतलब यहाँ पे एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे ज़मीन से वो ऊपर की तरफ जाता है, ज़मीन छोटी से छोटी, जबकि ज़मीन पर ही तैयारा जो है अपना जो है वो लैंडिंग करता है, एरोप्लेन लैंड होता है। इतनी बड़ी ज़मीन है बट लेकिन जब वही तैयारा ज़मीन से ऊपर की तरफ चलता है, जाता है, तो ज़मीन जो है वो तैयारे पर से छोटी सी ज़र्रा बराबर हमको मालूम होती
है। इस तरह हमको जो है वो लिखने के अंदाज से ही पता चलता है कि किस तरह जो है वो हमको एक अनोखा एहसास है, एक तुफलाना ख्वाहिश है। एक तुफलाना ख्वाहिश का मतलब है बचकाना ख्वाहिश थी कि खिड़की से बादलों के आगोश में कूद जाने की, बचकानी यानी कि छोटे बच्चों की तरह कि हम खिड़की से, जब हम खिड़की से देखते हैं एरोप्लेन में तो हमको मानो ऐसा महसूस होता है कि हम खिड़की से कूदकर बादलों पर चले जाएं। ठीक है, तो ये ऐसा हमको बताया हुआ है। इसके बाद जो है बाद का पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, इसमें क्या बताया हुआ है हमको। आज वो तैयारा जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। इबरतनाक का मतलब होता है सबक आमोज, माजी यानी जिसका पिछला ज़माना, यानी कि मानो मुसन्निफ़ा जो है वो ऐसे ज़मीन पर कदम रखने वाली थी जिनका माजी, जिनका गुज़रा हुआ कल एक सबक आमोज था और जो है इंसानियत मुंह में छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। बर्बरियत का मतलब होता है यहाँ पे, बर्बरियत का मतलब ले सकते हैं जुल्म। परवीन ख़यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उबर रही थी। जो हांसबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे, हांसबर्ग वो जा रही थी, वो पहुंचने में अभी उनको 2 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात यानी कि उनके शौहर, वारिस और बेटे फराज की आंखें, शरीक हयात वारिस और उनके बेटे जो थे फराज थे, उनकी आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पे रेंगती चूटियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी, यानी कि जो चीज़ें, जो गाड़ियाँ हमको चूंटी की तरह आसमान पर से नज़र आ रही थी, अब थोड़ी बड़ी नज़र आने लगी थी। छोटी छोटी टिबिया आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी, यानी कि वो इमारतों को जो है वो यहाँ पर छोटी छोटी डिब्बियाँ, इमारतें और छोटी छोटी डिब्बियाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस तरह जो है वो अब जो इमारतें हमको नज़र आ रही थी। ज़मीन का सीना फूलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। अब देखते हैं, तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था, यानी वो लैंड कर लिया था। सुबह का सूरज अपने नर्म सुनहरी किरणों की चादर जो हांसबर्ग में फैले हुए थे, आज परवीन के कदम उस सरजमीन पर थे जहाँ कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई थीं। वो ख़यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नजर आया, उनको लेने के लिए आया हुआ था। परवीन शेर उनका शेर सरनेम है। फराज उसकी तरफ बढ़ा, उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपने तारुफ कराया। फराज उनकी तरफ बढ़ा तो उस शख्स ने उनको वेलकम कहा। वो नरम गुफ्तार खुश मिजाज शख्स कैनन था। वो शख्स तो जो उनको लेने आया था उसका नाम कैनन था। परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर, सीधा सादा, नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग में मुसल्लत रहता है। लोग उस इलाके में भी नहीं जाते जहां उनकी अक्सरियत होती है, लेकिन अब उसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनिन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जमे गफ़ीर जो है यहाँ पे हुजूम को कहा गया, यानी कि भीड़ को कहा गया। उनके चेहरे बता रहे थे कि तुम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ इसके ग्रुप के 11 सियाह वैन में बैठ गए थे, यानी कि जो उनको लेने के लिए आए थे कैनन उनके साथ और ग्रुप के 11 सयाह जो थे उनके जो है वैन में बैठ गए हैं।
वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल व अंडर्स की तरफ। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल व अंडर्स की तरफ। कैनिन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो 1895 यानी 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यहीं हैं। नेल्सन मंडेला जो है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। वैन में बैठे हुए सयाह कैनिन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया था, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़ख़ीरे हैं, बहुत सारे ढेर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलते जा रहे थे, यानी कैनन उस इलाके के बारे में उन लोग सयाहों को मालूमात देता जा रहा था। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, मकई के खेत के रंगों के से सरवर हासिल कर रही थी और कैनिन की आवाज़ से इल्म की मोती चुन रही थी। यानी वो बाहर का नज़ारा करते हुए कैनिन की आवाज़ भी से मालूमात भी हासिल करती जा रही थी। स्वेटों की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए हुए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्समे और क्राफ्ट मुसव्वरी और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी के देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर योपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। मफलूकुल हाल का मतलब है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मफलूकुल हाल यानी कि बहुत निहायत ही गरीब इलाके में उसने अपनी गाड़ी रोकी। सब सयाह बाहर निकलकर कैनिन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे। यानी कि वो इलाका ही थोड़ा सा गरीबी हालत का था। खेलते हुए बच्चे घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग, जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। यानी वो जो ज़िंदगी की दौड़ से बिल्कुल दूर थे, उनको ज़िंदगी की दौड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और हर घर पर टीन के छत। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, जहाँ पर उनको जाना था। उसे स्वेटो कहते हैं। उसका नाम था स्वेटो, जो कि जोहान्सबर्ग से 20 मील दूरी पर था। स्वेटो जो है वो अमेरिका के काले गरीबों की एक जो है वो बस्ती है, उसे कहते हैं। तो स्वेटो को साउथ वेस्टर्न टाउनशिप भी कहा जाता है। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते, गलियों से उतरती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं है, खुरदूरी बदसूरती की आगाही का नाम भी है। यानी सयाहत करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खूबसूरत जगहों का ही मंजर करें, बल्कि उसका मतलब ये भी है कि हमको जो है वो तमाम चीज़ों को देखना होता है इसमें, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे वो बुरी चीज़ें हो। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दर वो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे, यानी आसपास वाले भी। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। बोलिए, एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की
बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थी। लड़की के नौउम्र खून में गम व गुस्से की लहरें नजर आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी वो इलाके के बारे में बताया गया है कि एक घर, जब उन्होंने देखा कि वो घर जो है वो सिर्फ 2 कमरों का था और उस घर में जो है उस 2 कमरों के घर में 9 लोग रह रहे थे। वहाँ पर एक जो है वो बच्ची भी बैठी थी कम उम्र की, जो कि रिसाला पढ़ रही थी, लेकिन जिसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे। तो जो है वो मुसन्निफ़ा चाहती थी कि उनसे सवाल किया जाए। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा उसने बहुत ही यही रहती हो उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया। यकीनन शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। यानी वो लोग उस घर को दिखाने के लिए उस घर के अंदर गए थे, तो शायद ये बात जो है वो बच्ची को पसंद नहीं आ रही थी कि उसके घर को नुमाइश बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। उसकी बेबसी शिद्दत से सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली, उनकी बेबसी तफरीह जो है, जो हम बोलते हैं ना कि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमको सब जगह जो है वो घुमाया जाता है, बराबर। तो ये घुमाते हैं जो वो लोग, जहाँ जहाँ पर भी लेकर जाते हैं वो चीज़ें सबको पता हो जाती है। तो वो लड़की को इस बात का दिल से गहराई से एहसास था कि उनकी खस्ता हाली को बताया जा रहा है, इसलिए उसको वो पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, दस्तूर ये था कि सयाह जो है घुमाते जो है वो हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। यानी उनके घर के बारे में उनको घर को बताकर, उनकी गरीबी को बताकर, देखो ये लोग कितने गरीब है, कैसे इलाके में रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, बल्कि उनके घर में घुसकर उनके बारे में बताकर वो जो है वो जब सयाह टूरिस्ट गाइड जो हम बोलते हैं वो टूरिस्ट लोगों को घुमा कर वहाँ से ले जाता है, तो उनको कुछ उजरत मिल जाया करती थी, जिससे उनका घर चलता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बताया हुआ है हमको? इसके बाद हमको बताया हुआ है कि तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी, मगर ज़िंदगी के ये तजादात परवीन के लिए मेमा थे। तजादात जो है वो तजाद की जमा है, यानी कि वो जो है ज़िंदगी की ये जो उलट पुलट था वो परवीन के लिए एक अहम चीज़ थी। जो सब सयाह उस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे चल रहे थे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे, क्योंकि ये जो लोग गए थे, ये जो लोग घूमने गए थे, जो लोग जो है वो आसपास की चीज़ों को देखने के लिए जो गाइड के साथ गए थे, सयाह के साथ जो गए थे, ये जो लोग थे वो बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड थे, बोलेंगे अच्छे कपड़ों में थे, उनकी गुफ्तगू का तरीका भी अलग था। तो बच्चे एक अजूबा समझ के उनके आगे पीछे घूम रहे थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आया, उनके बेटे के करीब आया और उसने बिला झिझक फराज से बात शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। कुछ जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, वो कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। जो है वो परवीन ने उनके लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी इनमें ये सौगात बांट रही थी। फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द, जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। यानी कि वो जिस तरह से बातें कर रहे थे तो दूसरे बच्चे भी जो है झुंड बनाकर उनके पीछे पीछे आने लगे बातें करने के लिए उनके साथ। परवीन जो है वो उन्होंने भी उनके लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीदे और जो है उनमें बांटने लगी। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहम दिल और इंसानियत देखकर नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो उनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे। उनके शौहर
परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी, यानी कि वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जो ख्वाब देख रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि मासूमियत उनकी देखकर उनको उनके आंखों में आंसू आ गए कि ये सिर्फ ये फ़िल्म नहीं है कि हम किसी के घर में घुस गए और उसे फ़िल्म की तरह देखा और आ गए, बल्कि वो एक जीते जागते ज़िंदा इंसानों की तस्वीर कोनी थी जो कि मुसन्निफ़ा को बहुत ही परेशान कर रही थी। उनकी हालत, उनकी मजबूरी, उनका रहन सहन का तरीका जो है मुसन्निफ़ा को बहुत ही मुतासिर कर रहा था। और प्लस उनके जो बेटे थे फराज, वो भी मतलब अच्छे अखलाक के हैं, तभी वो बच्चों से बातें भी कर रहे थे और जो है वो बच्चों की बातें सुन भी रहे थे। और उनके शौहर भी जो थे, उनके शौहर के अपने बेटे को देखकर, फराज को देखकर उनके शौहर वारिस के लबों पर भी जो है फ़ख्र की मुस्कुराहट आ गई थी। तो बच्चों, ये था हमारा सबक